शालिनी ने घर में प्रवेश किया तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो काफी तेज तेज चली थी, इसलिए उसकी सांसें भी काफी तेज चल रही थीं, उसका दम फूल रहा था। राजीव के घर आने का समय हो गया था, पर संयोग से वह अभी आया नहीं था। अच्छा ही हुआ जो अभी नहीं आया था, शायद कहीं जाम में फंस गया होगा। घर पहुंचकर वह सीधे बाथरूम में गई। हाथ पैर और मुंह धोकर बेडरूम में जाकर जल्दी से कपड़े बदले। राजीव के आने का समय हो गया था, इसलिए रसोई में जाकर गैस धीमी करके चाय का पानी चढ़ा दिया। चाय बनने में अभी समय था, इसलिए वह बालकनी में आकर खड़ी हो गई। सामने सड़क पर भाग रही कारों और बसों के बीच से लोग सड़क पार कर रहे थे। बरसाती बादलों से घिरी शाम ने आकाश को चमकीले रंगों से सजा दिया था। सामने गुलमोहर के पेड़ से एक चिड़िया उड़ी और ऊंचाई पर उड़ रहे पंछियों की कतार में शामिल हो गई। पंछियों के पंख थे, इसलिए वे असीम और अनंत आकाश में विचरण कर सकते थे। वह सोचने लगी कि उनमें मादाएं भी होंगी। उसके मन में एक सवाल उठा और उसी के साथ उसके चेहरे पर मुस्कान नाच उठी। अरे पागल, ये तो पक्षी हैं, इनमें नर और मादा क्या? वह तो मनुष्य है, वह भी औरत। सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना जाने वाला मानव अवतार उसे मिला है। सोचने विचारने के लिए बुद्धि मिली है। सुख दुख, स्नेह, माया, ममता और क्रोध का अनुभव करने के लिए उसके पास दिल है। कोमल और संवेदनशील हृदय है, मजबूत कमनीय काया है, पर कैसी विडंबना है कि मनुष्य योनि में जन्म लेने के बावजूद देह नारी की है, इसलिए उस पर तमाम बंधन हैं। शालिनी के मन के पंछी के पंख पैदा होते ही काट दिए गए थे, जिससे वह इच्छानुसार ऊंचाई पर न उड़ सके। उसकी बुद्धि को इस तरह गढ़ा गया था कि वह स्वतंत्र रूप से सोच न सके। उसके मन को इस तरह कुचल दिया गया था कि वह सदैव दूसरों के अधीन रहे, दूसरों के वश में रहे। इसी में उसकी भलाई थी, यही उसका धर्म और कर्तव्य था। इसी में उसका सुख भी था और सुरक्षा भी। शादी के 3 दशक बीत चुके थे, लगभग आधी उम्र बीत चुकी थी। इसके बावजूद अभी भी उसका दिल धड़कता था, मन में डर था। देखा जाए तो वह अभी भी एक तरह से हिरनी की तरह घबराई रहती थी। राजीव ऑफिस से घर आ गया होगा तो गुस्से से लाल पीला चेहरा देखना होगा, कटाक्ष भरे शब्द सुनने पड़ेंगे। मैं घर आऊं तो मेरी पत्नी को घर में हाजिर होना चाहिए। इतने सालों में तुम्हें ये भी पता नहीं चला, तुम्हारा ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो तुम समय पर घर नहीं आ सकी। जैसे शब्द शालिनी पहले से सुनती आई थी। वो कहीं बाहर गई हो, किसी सहेली या रिश्तेदार के यहाँ गई हो, घर के किसी काम से गई हो। अगर उसे आने में थोड़ी देर हो गई तो क्या बिगड़ गया? राजीव को जस का तस सुनाने का मन होता, शब्द भी होठों पर आते, पर उसका मिजाज और क्रोध से लाल पीला चेहरा देखकर वे शब्द शालिनी के गले में अटक कर रह जाते। जब तक हो सकता था वह घर में ही रहती थी। एक समय था जब शालिनी को संगीत का शौक था, कंठ भी मधुर था और हलक भी अच्छी थी। विवाह के बाद भी वह संगीत का अभ्यास चालू रखना चाहती थी। घर के काम करते हुए वह गीत गुनगुनाती रहती थी। यह एक तरह से उसकी आदत सी बन गई थी, पर जल्दी ही उसे अपनी इस आदत को सुधारना पड़ा, क्योंकि यह उसकी सास को अच्छा नहीं लगता था। सासुमां ने कहा था, अच्छे घर की बहू बेटियों को ये शोभा नहीं देता। बस तब से शौक धरा का धरा रह गया। फिर तो एक एक करके 3 बच्चों की परवरिश करने तथा एक बड़े परिवार में घर परिवार के तमाम कामों को निपटाने में दिन बीतने लगे। कितनी बरसातें और बसंत ऋतुएं आई और गईं, शालिनी की जिंदगी घर में ही बीतने लगी। शालिनी, तुम्हें ये करना है, तुम्हें यह नहीं करना है, आज शादी में चलना है, तैयार हो जाओ, तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है, 3-4 दिन के लिए मायके जाकर उन्हें देखाओ। 5वें दिन वापस आ जाना, इससे ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है। जैसे वाक्य वो हमेशा सुनती आई है। घर में कोई मेहमान आया हो या कोई तीज त्योहार या कोई भी मौका हो, उसे क्या बनाना है ये कह दिया जाता। क्या करना है कोई यह उससे कहता और बिना कुछ सोचे विचारे वह हर काम करती रहती। ससुराल वाले उसका बखान करते, सास ससुर कहते बहू बड़ी मेहनती है, घर की लक्ष्मी है।
पति राजीव को भी उसका शांत, आज्ञाकारी, लड़ाई झगड़ा न करने वाला स्वभाव अनुकूल लगता था। पति खुशी खुशी तीज त्योहार पर उसके लिए कोई न कोई उपहार खरीद लाता, पर इसमें भी उसकी पसंद न पूछी जाती। शालिनी का संसार इसी तरह सालों से चला आ रहा था। किसी से सवाल करने या किसी की बात का जवाब देने की उसकी आदत नहीं थी। राजीव के गुस्से से वो बहुत डरती थी। उसे नाराज करने की वो हिम्मत नहीं कर पाती थी। बच्चे अब बड़े हो गए थे, पर अभी भी उसके मन की, इच्छा की, विचारों की, पसंद नापसंद की घर में कोई कीमत नहीं थी। इसलिए इधर वह जब रोजाना शाम को पार्क में, पड़ोस में, सहेलियों के यहाँ और महिलाओं के समूह की बैठकों में जाने लगी तो राजीव को ही नहीं, बेटी और बहुओं को भी हैरानी हुई। आखिर एक दिन शाम को खाते समय बेटे ने कह ही दिया, मम्मी, आजकल आप रोजाना शाम को कहीं न कहीं जाती हैं। आप तो एकदम से मॉडर्न हो गई हैं। उस समय शालिनी कुछ नहीं बोली। अगले दिन वह जाने की तैयारी कर रही थी, तभी बहू ने कहा, मम्मी, आज आप बाहर न जाएं तो ठीक है। आप बच्चे को संभाल लें, मुझे बाहर जाना है। आज तो मुझे बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं घर में नहीं रुक सकती, शालिनी ने कहा। उस दिन शालिनी को कोई भी जरूरी काम नहीं था, लेकिन उसने तो मन ही मन तय कर लिया था कि अब उससे कोई भी काम बिना उसकी मर्जी के नहीं करवा सकता। उसका समय अब उसके लिए है। कोई भी काम अब वो अपनी इच्छानुसार करेगी। वो किसी का भी काम उसकी इच्छानुसार नहीं करेगी। कोई भी अब उसकी मर्जी के खिलाफ अपना काम नहीं करवा सकता, क्योंकि उसकी भी अपनी इच्छाएं हैं। अब वो किसी के हाथ से चलने वाली कठपुतली बनकर नहीं रहेगी। इसलिए जब उस रात सोते समय राजीव ने कहा, शालिनी, टिकट आ गए हैं, तैयारी कर लो। इस शनिवार की रात हम काशी चल रहे हैं, तुम्हें भी साथ चलना है। उधर से ही प्रयागराज और अयोध्या घूम लेंगे। तब शालिनी ने पूरी दृढ़ता के साथ कहा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मेरी बहन संध्या की तबीयत खराब है, मैं उससे मिलने जाऊंगी। आपको काशी, प्रयागराज और अयोध्या जाना है, आप अकेले ही घूम आइए। पर मैं तो तुम्हारे साथ जाना चाहता था, उसका क्या होगा? राजीव ने झल्ला कर कहा, आप जाइए न, मैं कहाँ आपको रोक रही हूँ, शालिनी ने शांति से कहा। इधर से तुम्हें हो क्या गया है? जब जहाँ मन होता है चली जाती हो, आज मुझसे जबान लड़ा रही हो। अचानक तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हें मेरे साथ काशी चलना ही होगा, राजीव ने चिल्ला कर कहा। गुस्से से उसका चेहरा लाल पीला हो गया था। शालिनी जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। वह एकदम निर्विकार भाव से बैठी थी। थोड़ी देर में राजीव कुछ शांत हुआ। शालिनी का ये रूप इससे पहले उसने कभी नहीं देखा था। हमेशा उसके अनुकूल, शांत, गंभीर, आज्ञाकारी, उसकी मर्जी के हिसाब से चलने वाली पत्नी को आज क्या हो गया है? शालिनी का यह नया रूप देखकर वह हैरान था। अपनी आवाज में नरमी लाते हुए राजीव ने कहा, शालिनी, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें आज ये क्या हो गया है? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तुम कहो तो, राजीव ने शालिनी को समझाने की कोशिश की। गलती आपकी नहीं, मेरी है। मैंने ही इतने सालों तक गलती की है, जिसे अब सुधारना चाहती हूँ। मेरा समग्र अस्तित्व अब तक दूसरों की मुट्ठी में बंद रहा। अब मुझे उससे बाहर आना है। मुझे आज़ादी चाहिए। अब मैं मुक्त हवा में सांस लेना चाहती हूँ। इस गुलामी से बेचैन रहती हूँ। शालिनी निडरता से बोली। मैं कुछ समझा नहीं, राजीव ने कहा। तुम्हें दुख क्यों है? घर है, बच्चे हैं, पैसा है, मैं हूँ। शालिनी के करीब आते हुए राजीव ने बात पूरी की। छोटी थी तो माँ बाप की मुट्ठी में रहना पड़ा। उन्होंने जैसा कहा वैसा करना पड़ा। जो खिलाया वो खाया, जो पहनने को दिया वह पहना। इस तरह नहीं करना, उस तरह नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। किससे बात करनी है और किससे नहीं करनी है, ये सब माँ बाप तय करते रहे। हमेशा यही सब सुनती रही। शब्दों के भाव एक ही रहे, मात्र कहने वाले बदल गए। कपड़े सिलाते समय माँ कहती कि लंबाई ज्यादा ही रखना, ज्यादा खुले गले का मत बनवाना। सहेली के घर से आने में जरा देर हो जाती, फोन पर फोन आने लगते, मम्मी पापा दोनों चिल्लाने लगते।
इंटर पास किया, कॉलेज गई। कॉलेज का एक ही साल पूरा हुआ था कि मेरी शादी की चिंता सताने लगी। पड़ोस में रहने वाला सूरज हमारे कॉलेज में साथ ही पढ़ता था। वह मेरे घर के सामने से ही कॉलेज आता जाता था। एक दिन मैंने उसे घर बुलाकर बातें क्या कर ली। बुआ ने मेरी माँ से कहा कि भाभी, शालिनी अब बड़ी हो गई है, इसके लिए कोई अच्छा सा घर और वर ढूंढ लो। उसके बाद क्या हुआ आपको पता ही है। उन्होंने मेरे लिए घर और वर ढूंढ लिया। उनकी इच्छा के अनुसार यही मेरे लिए ठीक था। एक गहरी सांस लेकर शालिनी ने आगे कहा, ऐसा नहीं था कि मैंने शादी के लिए रोका नहीं। मैंने पापा से एक बार नहीं कई बार कहा कि मुझे मेरी पढ़ाई पूरी कर लेने दो, पर पापा कहाँ माने। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हें कहाँ नौकरी करनी है, जितनी पढ़ाई की है उसी में अच्छा लंका मिल गया है। अब आगे पढ़ने की क्या जरूरत है। हम जो कर रहे हैं तेरी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। पल भर चुप रहने के बाद शालिनी ने आगे कहा, जब मैं इस घर में आई तब मेरी उम्र 18 साल थी। तब से मैं यही सुन रही हूँ, शालिनी ऐसा करो वैसा करो। आप ही नहीं, बच्चे भी यही मानते हैं कि मुझे उनकी मर्जी के अनुसार जीना है। अब मैं अपना जीवन, अपना मन, अपने अस्तित्व को किसी अन्य की मुट्ठी में नहीं रहने देना चाहती। अब मुझे मुक्ति चाहिए। अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहती हूँ। मुझे मेरा अपना अस्तित्व चाहिए। शालिनी, मैंने तुमसे प्रेम किया है, तुम्हें हर सुख सुविधा देने की हमेशा कोशिश की है। हाँ राजीव, तुमने प्यार किया है, पर अपनी दृष्टि से। आपने अच्छे कपड़े गहने दिए, पर वे सब आपकी पसंद के थे। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या अच्छा लगता है, यह आपने कभी नहीं सोचा। आपने शायद इसकी जरूरत ही नहीं महसूस की। इस घर में तुम्हें क्या तकलीफ है? हैरानी से राजीव ने पूछा। तुम ये सब क्या कह रही हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरा दुख आपकी समझ में नहीं आएगा, शालिनी ने दृढ़ता से कहा। घर के इस सुनहरे पिंजरे में अब मुझे घबराहट यानी घुटन सी होने लगी है। मेरा प्राण, मेरी समग्र चेतना बंधक है। आप सबकी मुट्ठी खोलकर अब मैं उड़ जाना चाहती हूँ। मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा शरीर अब मुझे वापस चाहिए। शादी के बाद आज पहली बार शालिनी इतना कुछ कह रही थी। हजारों साल पहले अयोध्या के राजमहल में रहने वाली उर्मिला से उसके पति लक्ष्मण या परिवार के किसी अन्य सदस्य ने वनवास जाते समय पूछा था कि उसकी क्या इच्छा है। किसी ने उसकी अनुमति लेने की जरूरत महसूस की थी। तब उर्मिला ने 14 साल कैसे बिताए होंगे, आज भी कोई इस बारे में नहीं विचार करता। उसी महल में सीता महारानी थीं। उन्हें राजमहल से निकालकर वन में छोड़ आया गया जबकि वह गर्भवती थीं। क्या सीता की अनुमति ली गई थी या बताया गया था कि उन्हें राजमहल से निकाला जा रहा है? मेरे साथ भी वैसा ही हुआ है। मुझे मात्र पत्नी या माँ के रूप में देखा गया, पर अब मैं मात्र एक पत्नी या माँ के रूप में ही नहीं, एक जीते जागते, जिसके अंदर एक धड़कने वाला दिल है, उस इंसान के रूप में जीना चाहती हूँ। अब मैं किसी की मुट्ठी में बंद नहीं रहना चाहती। तो अब इस उम्र में घर परिवार छोड़कर कहाँ जाओगी? राजीव ने पूछा। अब आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस उम्र में किसी के साथ भागूंगी तो है नहीं, मुझे तो सेवा ही करनी है। अब तक गुलाम बनकर करती रही, जहां अपने मन से कुछ नहीं कर सकती थी, पर अब स्वतंत्र होकर सेवा करना चाहती हूँ। मेरी सहेली सीमा को तो तुम जानते ही हो, पिछले साल उनके पति की मौत हो गई थी। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उनकी करोड़ों की जायदाद पर उनके रिश्तेदारों की नजरें गड़ गईं। जल्दी ही उनकी समझ में आ गया कि उनके रिश्तेदारों को उनसे नहीं, उनकी करोड़ों की जायदाद से प्यार है। इसलिए उन्होंने किसी को साथ रखने के बजाय ट्रस्ट बनाकर अपनी उस विशाल कोठी में वृद्धाश्रम के साथ साथ अनाथाश्रम खोल दिया। उनका अपना खर्च तो मिलने वाली पेंशन से ही चल जाता था। वधू एवं अनाथ बच्चों के खर्च के लिए उन्होंने उसी कोठी में डे चाइल्ड केयर सेंटर भी खेल दिया। वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम और चाइल्ड केयर सेंटर एक साथ खोलने में उनका मकसद ये था कि जहां बच्चों को दादा दादी का प्यार मिलता रहेगा, वहीं आश्रम में रहने वाले वृद्ध कभी खुद को अकेला नहीं महसूस करेंगे। उनका समय बच्चों के साथ आराम से कट जाएगा, साथ ही उन्हें नाती पोतों की कमी नहीं खलेगी। इतना कहकर शालिनी पल भर के लिए रुकी।
राजीव की नजरें शालिनी के ही चेहरे पर टिकी थीं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक शालिनी एकदम से कैसे बदल गई। शालिनी ने डाइनिंग टेबल पर रखे जग से गिलास में पानी लिया और पूरा गिलास खाली करके आगे बोली, दिन में नौकरी करने वाले कपल को अपने बच्चों की बड़ी चिंता रहती है, पर सीमा के डे चाइल्ड केयर सेंटर में अपना बच्चा छोड़कर वे निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि वहां उनकी देखभाल के लिए दादा दादी जो होते हैं। इसके अलावा सीमा की उस कोठी में बच्चों को खेलने के लिए बड़ा सा लॉन तो है ही, उन्होंने बच्चों के लिए तरह तरह के आधुनिक खिलौनों की भी व्यवस्था कर रखी है। दिन में बच्चों को दिया जाने वाली खाना भी शुद्ध और पौष्टिक होता है, इसलिए उनके डे चाइल्ड केयर सेंटर में बच्चों की संख्या काफ़ी है, जिससे उन्हें वृद्धाश्रम और अनाथाश्रम चलाने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होती। आज सुबह मैं वहीं गई थी, वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए अब मैं वहीं जाकर सीमा के साथ उन बूढ़ों की और बच्चों की सेवा करना चाहती हूँ, उन्हें प्यार देना चाहती हूँ जिनका अपना कोई नहीं है। राजीव शालिनी की बातें ध्यान से सुन रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जो सुन रहा है वह सब कहने वाली उसकी पत्नी शालिनी है। कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।